सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। और ये जो कंपनी है एक महारत्न कंपनी है, एक पीएसयू स्टॉक है। और इसका जो ऑपरेशंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो तीन तरह से ये अपने ऑपरेशंस करती है, एक पावर जनरेशन के सेगमेंट में, दूसरा ये इंडस्ट्रीज में, और तीसरा जो इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस है। भाई इसको एक महारत्न का दर्जा दिया है, तो आगे देखो ये कंपनी क्या क्या करती है, क्यों इसको इतना महारत्न का दर्जा दिया हुआ है। तो इस कंपनी का सबसे पहले जो सेगमेंट है पावर जनरेशन का, उसमें इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हाइड्रो पावर जनरेशन में भी है। हाइड्रो पावर जनरेशन में अगर आपको नहीं पता है हाइड्रो पावर जनरेशन में क्या होता है कि जो नदियों पर बांध वगैरह बनाए जाते हैं, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके नीचे क्या होता है, टरबाइन्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जिसमें क्या होता है एक चक्री सी टाइप की होती है, पंखा सा टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर मोशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स में इसमें क्या होता है, जो टरबाइन्स वगैरह यूज होते हैं और जो जनरेटर्स वगैरह यूज होते हैं, वो यही कंपनी बनाती है। उसके अलावा दूसरा जो है थर्मल पावर प्लांट्स। अब ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें जो टरबाइन्स होता है उसके अंदर कोयले की मदद से या नेचुरल गैस की मदद से हीट प्रोड्यूस की जाती है और उस हीट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो थर्मल पावर प्लांट्स हो गए। और उन पावर प्लांट्स में जो टरबाइन्स और जो जनरेटर्स यूज होते हैं वो सारे ये ही कंपनी बनाती है। तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या हुआ, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वाटर रिएक्टर्स, जो कंप्रेस्ड वाटर रिएक्टर्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स वगैरह होती है वो यही कंपनी बनाती है। चौथा गैस बेस्ड जो पावर होती है, यानी जो उसमें जो टरबाइन्स वगैरह यूज होते हैं, वो भी यही कंपनी बनाती है। उसके बाद सोलर एनर्जी, जिसमें कि सोलर एनर्जी में जो फोटोवोल्टिक जो एक सिस्टम होता है ना, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो सिस्टम भी यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा जो ये सारे जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उसका रेनोवेट करना, मॉडर्नाइजेशन करना, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का जो भी ये सारा काम होता है वो इस ही कंपनी के पास में है। उसके अलावा दूसरा देखें, इसका जो सेगमेंट है इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जिसमें जो वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन के ट्रेन सेट्स होते हैं, वो यही कंपनी बनाती है। अब ये ट्रेन सेट्स क्या चीज है? ट्रेन सेट इस तरह का इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू आउट द ट्रेन, पूरी ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल्स को फ्लो किया जाता है, करंट को फ्लो किया जाता है, तो उसको ट्रेन सेट्स बोलते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स। अब ये इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और ट्रेन को आगे को मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स होता है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे की ओर मूवमेंट करती है। तीसरी चीज जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो सारे भी यही कंपनी बनाती है। उसके अलावा ट्रांसमिशंस में जो हाई वोल्टेज एसी करंट होता है, सिस्टम होता है, उसको भी ये कंपनी बनाती है। एसी वाला डीसी वाला जो होता है ना, तो उसको ये कंपनी बनाती है। दूसरा जो स्विच गियर्स होते हैं, अब ये स्विच गियर्स का रोल क्या हुआ? स्विच गियर्स ट्रेन के अंदर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, कन्वर्ट करना, ऑपरेट करना और आइसोलेट करने का जो काम होता है वो स्विच गियर्स का ही होता है। तीसरा ये रिन्यूएबल एनर्जी में जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, उसको बनाने का काम करती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है ना। तीसरा जो सिलिकॉन सोलर सेल्स होती है, यानी कि जो 99% जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें ये सिलिकॉन सोलर सेल यूज होता है, उसको भी ये कंपनी ही बनाती है। उसके बाद एरोस्पेस डिफेंस में जो सुपर रैपिड माउंट गन होती है,
ये क्या होती है गन, जिसके थ्रू ये नेवी वगैरह को दी जाती है। जहाज पे इस गन को लगाकर आप आकाश में उड़ने वाली मिसाइल्स को भी नीचे गिरा सकते हो, इतनी पावर होती है। चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे एरोप्लेन हो, बैठे बैठे मतलब शिप पे बैठे बैठे आप वहीं से ही एरोप्लेन वगैरह को उड़ा सकते हो, इतनी पावरफुल गन है। दूसरा, ये जो स्पेस बेस्ड ये जो स्पेस क्राफ्ट बैटरीज होती हैं इसरो मिशंस के लिए, ये किस तरह की बैटरीज होती हैं? देखो, एक बार चार्ज कर दो तो 3 साल 4 साल तक ये चार्ज ही रहती है। तो और ये जो स्पेस में जो एनवायरनमेंट होता है उसके लिए अडेप्टेबल भी होती है। आपको पता ही है स्पेस में तो ग्रेविटेशनल तो होता नहीं है, हर चीज हवा में उड़ने लगती है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम इस धरती पर हैं। तो ये इस तरह के एनवायरनमेंट में भी सेफ रहती है, कारगर है बहुत ज्यादा। उसके बाद में मरीन रिलेटेड जो पनडुब्बियां वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो भी एक कंपनी ही बनाती है। उसके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, या स्टील और पेट्रोकेमिकल्स के लिए जो ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हो गए, वो भी यही कंपनी बनाती है। उसके अलावा इनके जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस हैं वो जैसे यूएई में है, मलेशिया में है, इजिप्ट में है ना, इन सारी कंट्रीज में इनका बहुत अच्छा होल्ड है और जो ओवरसीज प्रेजेंस बहुत अच्छी है। इस कंपनी का जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उसमें 60% का मार्केट शेयर है। पूरी तरह से गवर्नमेंट बैकअप कंपनी है, R&D और इनोवेशन में बिलीव करने वाली कंपनी है। हाँ, जो इसके जो प्रोजेक्ट साइकिल्स होते हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। स्टॉक में थोड़ा डिप दिखाई दिया है, वो इस वजह से दिखाई दिया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो पावर सेगमेंट की जो पूरा शिफ्ट हो गया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी में अभी इतना ज्यादा कुछ ये काम नहीं करते, पावर की तरफ इनका जो 70 to 80% रेवेन्यू इनका पावर की तरफ से है, पावर सेगमेंट से है। जो 15 से 20% है वो इंडस्ट्रियल से है और जो 5 से 10% का जो आता है वो इंटरनेशनल जो इसके ऑपरेशंस है उनके थ्रू है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर आता है इसका सुज़लोन, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत एक्टिव है। दूसरा थ्रेमैक्स, जो एनवायरमेंटल और एनर्जी दोनों के सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराता है। तीसरा जो आता है एबीबी इंडिया, जो ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स में बहुत एक्टिव है। चौथा आता है सीमेंस, जो ट्रांसमिशन लाइंस और जो रेलवे के ऑटोमेशन सिस्टम्स होते हैं उसमें बहुत एक्टिव है। और पांचवा आता है हनीवेल ऑटोमेशन, यानी कि जो ऑटोमेशंस में जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें बहुत एक्टिव है। तो ओवरऑल ये जो कंपनी है सबसे ज्यादा इसका जो स्ट्रेटेजिक जो इसकी जो मतलब पार्टनरशिप होती है, जो पार्टिसिपेशन होता है वो नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं, वो चाहे स्पेस रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड हो, और चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, ये सभी में पार्टिसिपेट करती है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये भाई कंपनी है, स्टॉक नहीं है, ये हमारे देश का प्राइड है, प्राइड। इस तरह की कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सारी चीजें इस कंपनी के बारे में थी। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स को आपको जानना है तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, उसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, ट्रेंड एनालिसिस करूंगा और फिर लास्ट में उसका टेक्निकल एनालिसिस, यानी शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या कर सकती है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये एक PSU कंपनी है और महारत्न कंपनी है। तो देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल्स को इसके। तो सबसे पहले हम इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। देखो मार्केट कैप में क्या है कि मार्केट कैप 78,000 करोड़ का है लगभग, तो यानी कि लार्ज कैप कंपनी है, वॉलेटिलिटी कम होगी इसके अंदर। स्टॉक का PE 151 का है और इंडस्ट्रियल PE 47 का है। इसका मतलब स्टॉक के PE की तुलना में इंडस्ट्रियल PE कम है, मींस स्टॉक कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यूड है। ठीक है जी। उसके बाद में ROCE जो है इसका, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ खास है नहीं, 3.37। ROE भी कुछ खास नहीं है। हाँ, प्रमोटर्स होल्डिंग विच इज गुड, जो बहुत अच्छी है प्रमोटर होल्डिंग इसकी। ठीक है।
और डेट टू इक्विटी वो भी बहुत अच्छा है 0.38, यानी कि कंपनी पे कोई किसी तरह का कोई कर्ज भी है नहीं। ठीक है। पैग रेशो जो देखा -6.69, ये एक कंसर्निंग विषय है इसमें, यानी कि स्टॉक में कुछ ज्यादा सॉलिडिटी दिखाई नहीं दे रही है ना, इसका सेंस ये होता है। माइनस में है वो भी यार पैग रेशो सॉलिडिटी को दिखाता है, यानी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो जो होता है उसको बताता है। बाकी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के कितने उस पे चल रहा है, 3 गुने पे चल रहा है, यानी बुक वैल्यू के हिसाब से तो यार ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन पी के हिसाब से कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, आप देख सकते हो जो रेड से हैं वो थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है इसी स्टॉक के बारे में, और जो ग्रीन से बने हो वो सारे ठीक हैं मतलब। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर, जिसमें हम इसका मीडियन पी के साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। मीडियन पी क्या है इसका, जो मीडियन पी है इसका वो है 197 का मीडियन पी है इसका 1 साल का। आप ये देखो कि स्टॉक कहां भाग रहा था, मार्केट उसको कितना वैल्यू कर रहा था, है ना। मार्केट उसको 197 के मुकाबले 151 अब आया है इसका पी, और इंडस्ट्रियल पी कितना चल रहा है 47, यानी इंडस्ट्री से तो बहुत तेज चल रही है कंपनी, आगे आगे भागे जा रही है। फिर उसके बाद में प्राइस वगैरह अगर इसका देखें तो प्राइस में जो इसका मोमेंटम वगैरह देखना है तो 50 डीएमए और 200 डीएमए पे देखो आप, ये जो 50 डीएमए वाली लाइन है इसको क्रॉस कर चुका है पूरी तरह से, और दूसरे एक बार तो ये 200 डीएमए वाली लाइन को भी क्रॉस कर चुका, यानी स्टॉक के अंदर मोमेंटम है शॉर्ट टर्म में, है ना। तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम है शॉर्ट टर्म वाला। उसके बाद अगर देखें तो जैसे इसका पीयर कंपैरिजन करें जो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज है उसके साथ में, तो ये जो वेल है इसका 150 का है, और जो कंपनीज है वो सारी इससे नीचे है, बस ये हिटाची एनर्जी को छोड़ के। हिटाची एनर्जी का जो पी है वो 208 है, यानी कि ये कंपनी कहीं ना कहीं पे जो वेल है वो ओवर वैल्यूड हुई पड़ी है पूरी तरह से, चाहे उसका जो इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका बुक वैल्यू के साथ में अगर देख रहे हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, तो कंपनी कहीं ना कहीं पे ज्यादा अंडर वैल्यू वो नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक ठीक है। मतलब यहां पे बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू वो मतलब ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, बहुत ज्यादा महंगी दिखा रहा है कंपनी को। उसके बाद में अगर इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें तो भाई कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है पूरा, लेकिन स्टॉक में उस लेवल का उछाल नहीं दिखाई दे रहा जिस लेवल का उछाल दिखाई देना चाहिए। 445 करोड़ से 654 करोड़, 654 करोड़ से 284 करोड़, और अब किया है उसने 519 करोड़, यानी कि जस्ट डबल कर दिया भाई प्रॉफिट। लेकिन फिर भी मार्केट में उस लेवल का उछाल नहीं दिखाई दे रहा, प्रॉफिट तो डबल कर दिया इसने। और अगर आप सोच रहे हो कि क्वार्टरली इसका नीचे होगा प्रॉफिट, तो वो क्वार्टरली भी देख लो आप। क्वार्टरली में अगर आप प्रॉफिट देखोगे, ये देखो 106 से 135 हो गया इसका प्रॉफिट, लेकिन इससे पिछले महीने जून वाले जो इसका वो था क्वार्टर था, उसमें इसने -211 किया है, माइनस में भी दिया है भाई इसने। ये वाली चीजें हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ इसकी फिर भी बढ़ी है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो उसमें क्या दिखाई देता है, जो ये जैसे ये हो गया दिसंबर से दिसंबर देखो 2023 के दिसंबर से ये वाला दिसंबर, यानी क्वार्टरली बहुत अच्छा किया इसने। 5,504 करोड़ पे कितने की हुई, 6,584 करोड़ की तो सेल हुई है इनकी, यानी ग्रोथ पे है। दिसंबर नहीं 7,277 करोड़ की सेल हुई है दिसंबर में, अच्छा है। लेकिन प्रॉफिट लॉस जो एनुअल वाली है उसमें भी अच्छा है। CWIP अगर देखें, ओपीएम परसेंटेज इसकी थोड़ी कम है, यानी इतना देखो 3-4% का ओपीएम होने के बावजूद भी कंपनी डबल कर दे रही है अपने प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को। तो भाई ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के लिए भाई सब कुछ संभव है। जहां मोदी जी का हाथ पड़ा वहीं ये आगे भागने चालू हो जाती हैं। अब ये स्टॉक का कैगर देखो,
यानी एक साल में इसने नेगेटिव 26% का रिटर्न बनाया, यानी कि और 3 साल में 61% का, यानी कि 3 साल का जो एवरेज रिटर्न 61 का, यानी कंपनी में दम तो है दोस्त, क्योंकि 61% एवरेज रिटर्न बनाना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि ये कंपनी ना, ये कंपनी नहीं है, स्टॉक नहीं है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है भाई। इसरो के मिशंस में शामिल है, नेवी के ऑपरेशंस में शामिल है ये कंपनी, और जो पनडुब्बियां होती हैं, मरीन जितने भी एक्टिविटीज होती हैं नेशनल लेवल की, उनमें ये कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया का प्राइड है, प्राइड जिसे कहते हैं। इसमें ये बड़ी बात है इस कंपनी के अंदर। देखो अभी थोड़ा सा मार्केट मुझे लग रहा है इसको वैल्यू नहीं कर पा रहा, लेकिन आने वाले समय में कर भी सकता है इसको वैल्यू, और अच्छा वैल्यू कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। आरओई आरओसी देखो हिले हुए थे। आपको मैं बता दूं कि पहले जो थे ना, आज से 3-4 साल पहले का जो सिनेरियो था गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, वो इस तरीके का था कि लोग गवर्नमेंट कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों में 1 साल प्रॉफिट 1 साल लॉस दिखा देती थी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती रहती थी। अब ये बीजेपी की ये जो गवर्नमेंट ने किया है गवर्नमेंट कंपनियों को कि भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रही है सारी की सारी, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, यार सारे के सारे ऐसे ही चल रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। देखो CWIP देखते हैं वैसे इसका तो 308 से 300 कितने का हो गया, 11 का हो गया, यानी इसमें भी थोड़ा सा एनहांसमेंट है ही है। उसके बाद में अगर इसका कैश फ्लो वगैरह देखें तो कैश फ्लो वगैरह इसका -787, 829 और फिर 274, यानी कम हुआ है। चलो CWIP बढ़ा है तो वो अच्छी बात है। उसके बाद में अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी सही है। देखो गवर्नमेंट इस कंपनी को गिरने क्यों नहीं देगी, क्यों गिरने देगी, बिकॉज 63% तो गवर्नमेंट के पास में है। इसकी शेयर होल्डिंग 7% DIIs है, 16% नहीं 7% FIIs है, 16% DIIs है, और 13% खाली इसमें पब्लिक है भाई, खाली 13% की पब्लिक है। तो गवर्नमेंट क्यों इसे नीचे पहुंचाएगी, अपनी शेयर होल्डिंग है उसकी, इसको तो प्रॉफिट में रखेगी, पर मार्केट इसको वैल्यू नहीं कर रहा, इसके प्रॉफिटेबिलिटी को। ये समझो आप, ऐसा कई बार होता है कि कंपनियां प्रॉफिट भी करती हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, पर उसका इंपैक्ट उसके शेयर प्राइस में नहीं दिखाई देता, तो ये काफी होता है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि पहले जो कंपनियां होती थी, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते थे, वो गवर्नमेंट स्टॉक में आते ही नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक 1 साल ऊपर 1 साल नीचे इस तरह से साइक्लिक टाइप के होते थे। लेकिन अब जब से ये आई है गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया कि भाई गवर्नमेंट कंपनियां भाग ही जा रही हैं, है ना। तो इस तरह से ही है, इनमें यही सबसे बड़ी चीजें होती हैं गवर्नमेंट कंपनियों में, कि भाई यहाँ कुछ अपने हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट अगर बैकअप करेगी तो स्टॉक भागेगा, बैकअप नहीं करेगी स्टॉक नहीं भागेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी तब भी नहीं भाग रहा है स्टॉक, बताओ आप। ये देखो, बाकी फंडामेंटल्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यार गवर्नमेंट का बड़ा इसको सपोर्ट है इस कंपनी को, क्योंकि गवर्नमेंट इसी के दम पर आगे चल रही है। इसके जो मिशंस हैं ना, जो इसरो मिशंस के साथ में है ना, जो न्यूक्लियर पावर में है, और जो उसमें रेलवेज में है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है ना, उसका लाजवाब है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, इस स्टॉक को। बाकी बहरहाल इसकी जो कमियां हैं वो मैंने आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट्स वगैरह बनाया था इससे रिलेटेड, तो उसमें बताई थी कि जो इंडस्ट्री है ना, वो पावर जनरेशन की तरफ से, जो ट्रेडिशनल पावर जनरेशन होती थी, यानी हाइड्रो पावर होता था, या ये जो पावर होता था क्या कहते थर्मल पावर होता था, न्यूक्लियर होता था, इससे शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल पावर की तरफ। और रिन्यूएबल पावर में इनका इतना ज्यादा कुछ है नहीं, जो विंड पावर और ये जो पावर है सोलर पावर है, इनका मैक्सिमम हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर और थर्मल पावर से जैसे इनका कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यू का, तो थोड़ा सा इसलिए ये नीचे चल रहा है। बाकी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है सारे प्रोजेक्ट इनके, और जो ओवरसीज से जो इनका आता है वो 5 से 10% ही है खाली, वो आपको पता ही है। चलो करते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस। तो जैसा मैंने कहा था, शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम है, 50 DMA के पार है। तो इसमें देखो 1 वीक में कितना दिखा दिया इसने, 0.85 का रिटर्न दिखा दिया, बुलिश मोमेंटम दिखा दिया। 1 मंथ में भी 2.55 का बुलिश मोमेंटम है भेल के अंदर,
ठीक है जी। उसके बाद में 3 मंथ्स में 13.40 का बुलिश मोमेंटम है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। और 6 मंथ में ये थोड़ा सा नीचे चला गया 7.58, और 1 साल में 27% का नीचे चला गया, डाउनग्रेड है। 3 इयर्स में फिर बढ़िया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड और जो वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है वो इसका पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में अच्छा कर रहा है ये, लेकिन जो मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। इसका मोमेंटम है पर उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है इस स्टॉक के अंदर। बाकी देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। देखो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले इसका प्राइस देखो 224 रुपए 54 पैसे का है। उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसके। जो पहला सपोर्ट है इसका, एक ही सपोर्ट है, इसमें काफी नीचे आ चुका है स्टॉक, 176 रुपीज का है। 224 से नीचे सीधा 176 रुपीज। उसके बाद में अगर रेजिस्टेंस देखें तो सबसे पहले 257 का रेजिस्टेंस आएगा, 257 का पहला टारगेट यानी। उसके बाद में जो दूसरा टारगेट आएगा 333 रुपए 94 पैसे का आएगा, यानी जो सबसे ऊपर है। अगर इसको ये क्रॉस करता है तो फिर यार इसको पकड़ पाना मुश्किल है। और जैसा आपको पता है कि ये हमारे देश का बैकबोन है, प्राइड का। हर जितने भी नेशनल लेवल के मिशंस होते हैं उनमें भाई पार्टिसिपेशन है भेल का, इतना समझ लेना बस। बाकी मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता। और भाई इसका जो RSI भी है वो 51 पहुंचा हुआ है, यानी कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी है इसमें। मोमेंटम तो है ही है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है स्टॉक। और उसके बाद में ये देख लो MACD भी थोड़ा सिग्नल ठीक ठाक से ही दे रहा है। ये देखो इसको क्रॉस करके ऊपर की साइड जा रहा है, यानी कि अपसाइड की ओर दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम भी है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी है, 50 पे पहुंचा हुआ है, और रिवर्सल भी दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा। और नेट प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है ये इस स्टॉक का। तो अगर यार आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और स्टॉक मार्केट से अगर रिलेटेड कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो तो वो यार कमेंट में जरूर लिखो। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी तरह का हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सो ओवरऑल कंक्लूजन इस स्टॉक के बारे में यही है कि भाई गवर्नमेंट बैकअप स्टॉक है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग बहुत है, और गवर्नमेंट किसी स्टॉक को अपने पैसे को डूबने नहीं देगी। और वैसे भी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे नेवी में इन्हें गन वगैरह बनाई थी जो मिसाइल्स वगैरह को खत्म कर देती है हवा में, जो क्या कहते हैं सुपर रैपिड गन माउंट जिसको बोलते हैं। और इसरो के लिए ये बैटरीज वगैरह बनाता है, जो सोलर मतलब बैटरीज होती है जिसको कि एक बार चार्ज करके 2-3 साल तक डिफ्यूज ही नहीं होती वो बैटरीज। और रेलवेज के लिए इलेक्ट्रिकल वो बनाता है सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, ट्रांसफार्मर्स हो गए, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स हो गए, या ट्रेन सेट्स हो गए, ये सारी चीजें भी यही स्टॉक बनाता है, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो इस स्टॉक में मेरे लिए बस इतना ही था, तो दीजिए मुझे विदा। सो थैंक यू सो मच।